हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनायक एजुकेशन पॉइंट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ट्रांसफॉर्मेशन में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रिमूव टू, यानी कि वाक्य से हम लोग टू को कैसे हटाते हैं, इसका हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने रिमूव टू का पहला रूल हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब आइए हम लोग उसका रिमूव टू का रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 में आपको यही समझना है कि मैंने आपको, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो पिछली वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग जो है रूल नंबर 2 को फिर से देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट और या नॉन लिविंग होता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग होता है और वाक्य एक्टिव वॉइस में जब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में वन या वी का प्रयोग करते हैं। तो आइए अगर हम लोग इसको अगर स्ट्रक्चर से अगर समझ लेते हैं तो सबसे बेटर होता है वो। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जो इसका रूल नंबर 2 है, मैंने आपको ये बताया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट हमारा इट हो या तो नॉन लिविंग हो, ध्यान दीजिए, जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग हो, यानी कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट, यानी कि ये बिल्कुल पहले वाले रूल की तरह ही है, बस इतना ही अंतर है कि इसमें जो सब्जेक्ट जो आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सब्जेक्ट आएगा वह या तो इट रहेगा या तो नॉन लिविंग रहेगा। तो आपको ये समझना है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर जब इस प्रकार से होता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में जब इट होता है या नॉन लिविंग होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, वन या बी का प्रयोग करते हैं। देखिए, यदि वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो तो हम लोग इसको इस प्रकार बदल देते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट को हम लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे, यानी कि इसको इसी प्रकार से आप लिख लेंगे, इट या नॉन लिविंग, जो कुछ भी होगा नॉन लिविंग में जो कुछ भी होगा या इट रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार से लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस वर्ब को, जो यहाँ पर जो वर्ब है, इस वर्ब को इसी प्रकार से लिख लेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, और ये टू है, जो टू को हम लोग बदलेंगे सो में, और इस एडजेक्टिव और एडवर्ब को इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग दैट का यूज करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको रूल नंबर फर्स्ट में बताया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही आपको समझना है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट और नॉन लिविंग होता है और जब एक्टिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है, देखिए, जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है, क्योंकि जो इन्फिनिटिव होता है किसी भी वर्ब के पहले जब हम टू का प्रयोग करते हैं तो क्रिया हमारी इन्फिनिटिव में होती है। तो जब वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं कि दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में यहाँ हम लोग या तो वन का प्रयोग करेंगे या तो वी का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग ऐसी कंडीशन में दैट के बाद जो हम लोग प्रोनाउन जो लिखते हैं, या तो वन का प्रयोग करेंगे या तो वी का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, वन का मतलब यहाँ पर व्यक्ति होता है और वी का मतलब होता है हम, या हम सब हम लोग कर सकते हैं। तो दैट हो जाएगा, दैट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वन या वी को लिखेंगे। वन और वी के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैन नॉट और कुड नॉट। कैन नॉट होगा और क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा। इसके बाद देखो, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
कैन नॉट और कुड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ईज हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम वन और बी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इट और नॉन लिविंग है और वाक्य एक्टिव वॉइस में है। यही कारण है कि यहाँ पर दैट के बाद हमने प्रोनाउन के रूप में वन या बी का प्रयोग किया है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, देखिए इट इज टू कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंड। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। अब आपको इसको क्या करना है? वाक्य से टू को रिमूव करना है। ठीक है, तो जब हम इसको वाक्य से जब हम लोग टू को रिमूव जब करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में वन और बी का प्रयोग करेंगे। देखिए जब हम लोग वाक्य से टू को रिमूव जो करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, इट इज और टू को बदलेंगे सो, इट इज सो कोल्ड। क्या हो जाएगा? इट इज सो कोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दैट, लिखेंगे क्या? लिखेंगे दैट। अब दैट के बाद हम चाहे हम वन का प्रयोग करिए, आप लोग देखिए ऐसी कंडीशन में हम लोग चाहे वन का प्रयोग करें और चाहे वी का प्रयोग करें, दोनों सही होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर वी का प्रयोग करते हैं। चाहे वी करिए चाहे वन करिए, दोनों आपका सही रहता है। दैट वी कैन नॉट गो आउट हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। तो हमने जब इसको वाक्य से टू को जब हमने रिमूव किया तो ये हो गया इट इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट गो आउट, या हम इसको कह सकते हैं वन कैन नॉट गो आउट। इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी इतनी अधिक है, यानी कि ठंडी इतनी अधिक है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स कि ठंडी इतनी अधिक है, यानी कि इतनी ठंडी है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इतनी ठंडी है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आइए और इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ पर लिखा माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। अब आपको क्या करना है? वाक्य से टू को रिमूव करना है। तो जब हम लोग वाक्य से टू को जब रिमूव करेंगे तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है हमारा? नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज सो हाई। अब यहाँ हो जाएगा दैट। अब दैट के बाद चाहे आप यहाँ पर वन का प्रयोग करिए चाहे बी का प्रयोग करिए, दोनों सही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बी कैन नॉट क्लाइंब। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वी कैन नॉट क्लाइंब, यानी कि इसका हो जाएगा जब हम लोग वाक्य से टू को रिमूव करते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब। इसका मतलब ये हुआ कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, यानी कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है दैट कि वी कैन नॉट क्लाइंब, हम चढ़ नहीं सकते हैं। यानी कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि हम चढ़ नहीं सकते हैं। या तो आप यहाँ पर बी का प्रयोग कर सकते हैं, इसका मतलब यानी कि ये हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि व्यक्ति चढ़ नहीं सकता है।
ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रूल नंबर 2 था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 3। नंबर 3 है, रूल नंबर 3 में आपको यही समझना है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट और नॉन लिविंग हो और वाक्य जब पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट और नॉन लिविंग हो और वाक्य जब एक्टिव वॉइस में हो तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दैट के बाद वन और बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वाक्य पैसिव वॉइस में रहता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दैट के बाद इट का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य पैसिव वॉइस में रहता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दैट के बाद केवल इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब पैसिव में कैसे रहेगा, देखिए अभी तक क्या था, अभी तक था टू प्लस वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म जब रहता है तो ये वो क्या होता है, वो एक्टिव वॉइस में होता है। वाक्य कि किस में होता है, एक्टिव वॉइस में। अगर जब टू बी प्लस जब वर्ब का जब थर्ड फॉर्म रहता है तो ये किस में होता है, ये हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए, जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा एक्टिव वॉइस रहेगा, जैसा कि मैंने आपको इसको रूल नंबर 2 में इसको हमने आपको पढ़ा चुका। अब बात यह है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट और नॉन लिविंग हो और वाक्य जब पैसिव वॉइस में रहता है, यानी कि उसमें जब टू बी और वर्ब का जब थर्ड फॉर्म जब होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दैट के बाद इट का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, देखिए दिस बुक is too difficult। देखिए स्टूडेंट्स, this book is too difficult to be understood by the students, to be understood by the students। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यह क्या करना है, इसको रिमूव करना है, रिमूव टू। जब हम लोग इसको जब रिमूव टू करेंगे, देखिए तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है, नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है। और वाक्य किसमें है, ये पैसिव वॉइस में है। जब वाक्य जब पैसिव वॉइस में होता है तो हम लोग दैट के बाद इट का प्रयोग करते हैं, और जब एक्टिव वॉइस में होता है तो दैट के बाद वन या बी का प्रयोग करते हैं। तो अब ये वाक्य हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि जब टू प्लस वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस होता है, और जब टू बी और वर्ब का जब थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो अंडरस्टूड है ये अंडरस्टूड आपका थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है समझना या समझाना, इसको बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जब हम लोग इसको जब वाक्य से हम लोग टू को रिमूव जब करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दिस बुक इज सो डिफिकल्ट, this book is so difficult that अब देखिए यही समझना है आपको। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दैट के बाद यहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इट का। क्यों, क्योंकि ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है। जब एक्टिव वॉइस में होता है और सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग होता है तो ऐसी कंडीशन में वन या बी का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य का सब्जेक्ट इट और नॉन लिविंग हो और वाक्य जब पैसिव वॉइस में जब रहता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा इट कैन नॉट बी understood by the students। अब ये देखिए, अब हमने जब वाक्य से जब हमने टू को रिमूव किया तो ये इस प्रकार हो गया, दिस बुक इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।